नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट के सीरीज में। तो आइए मशीन के इस दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग डीसी जनरेटर का किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बेसिकली कहें तो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा डीसी जनरेटर का जब आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली डीसी जनरेटर ना बोलकर डीसी मशीन बोलूँगा। इसके पीछे कारण ये है कि डीसी जनरेटर और मोटर के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि इनका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है अगर हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर ना करें तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आज का ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। आइए साथ साथ देखते हैं कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डीसी मशीन का। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक टिपिकल डायग्राम है जो कि आपको डीसी मशीन कह लीजिए या डीसी जनरेटर कह लीजिए, दोनों का है। यहाँ पे एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैंने प्रयास किया कि मुझे मिल जाए, लेकिन ये एक्चुअली मुझे मिला नहीं। ये ज़रा सा यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4 ब्रश है। ठीक है, मैंने इस इमेज को ढूंढा, मुझे एक्चुअली में नहीं मिला। यहाँ पे आप 2 ब्रश को कंसिडर करेंगे। ये एक स्टेपर्ड मोटर है। ठीक है, वो भी उसका हम आगे देखेंगे जब हम लोग मशीन 2 पढ़ रहे होंगे तो उसमें स्टेपर्ड मोटर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ब्रश जो है ना, ये ब्रश जो आप देख रहे हैं, इसको आप लोग सिंगल ब्रश यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। ये मैं एक्चुअली में, ये देखिए, ये इसमें 4 ब्रश नहीं, सिर्फ आप 2 ब्रश कंसिडर करके चलिए। तो इसमें आप लोग 2 ब्रश को कंसिडर करेंगे। एक ब्रश आपका यहाँ पे, एक ब्रश आपका यहाँ पे। फिगर जब आप बना रहे होंगे तो कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। आपको इंटरनेट पे भी बहुत सा ऐसा फिगर मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे बाहरी परत जो इसका होता है, जो इसका आउटर कवरिंग होता है, उसको हम लोग योक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम या योक। हाँ, हम लोग इसको फ्रेम भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको योक दिख रहा है ना, आप फ्रेम लिख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है, आप इस चीज़ को चाहें तो फ्रेम लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम और योक दोनों है। और इसके बाद जो आपको मिलता है, ये पोल मिलता है। ठीक है, एक पोल में हमें 2 पार्ट देखने के लिए मिलता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोल शू। इसको हम लोग पोल शू कहते हैं। और ये वाला जिस पे आप ये वाइंडिंग किया हुआ देख रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग से कहते हैं। और ये वाइंडिंग जिस पे किया गया है, इसको हम लोग पोल कोर कहते हैं। ठीक है, और पोल, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जो आप जान लीजिए कि इसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रिलक्टेंस क्या होता है, तो इस चीज़ को हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर में आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, आर्मेचर क्या होता है कि आर्मेचर एक और पार्ट्स है। इसे आप रोटेटिंग पार्ट कह सकते हैं इस मशीन का। बाकी सा अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, ये सारा स्टैटिक पार्ट होता है। ठीक है, ये आर्मेचर जो है, ये हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो इस आर्मेचर, ये आर्मेचर पे हम लोग ये वाइंडिंग करते हैं। ये स्लॉट्स में जो आप ये सब देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वाइंडिंग है। ये सारा क्या है? वाइंडिंग है। ठीक है, इसके अंदर में ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या है? तो देखिए, कम्यूटेटर के ऊपर आप ब्रश देख रहे होंगे। इस ब्रश के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, हम लोग कम्यूटेटर में, यहाँ कम्यूटेटर में सारा वायर आके ज्वाइन हो रहा होता है। और इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बेयरिंग कहते हैं, जिसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के बेयरिंग होते हैं, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट है। इसके लिए, मशीन के लिए सपोर्ट तो चाहिए ना भाई, तो ये इसका सपोर्ट है, या आप बेस कह लीजिए। ठीक है, सपोर्ट या बेस जो भी कह लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट्स कौन सा है? फ्रेम या योक। ठीक है, उसके बाद हमारा पोल है, उसके बाद पोल कोर है, फिर पोल शू है,
फिर फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर, देन आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार के, आर्मेचर में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग तो एक ही प्रकार का होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं ना, तो हमको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। मैं इन दोनों के बारे में आपको आगे बताऊंगा आज के ही लेक्चर में, ठीक है। आगे देख लीजिए कि ये हमारा एक कम्यूटेटर है, उसके बाद ब्रश, उसके बाद बियरिंग, ठीक है। बियरिंग के बारे में अभी हम बता रहे थे, तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इन सारे पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ताकि आपके आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा खासा क्वेश्चन पॉइंट्स तैयार हो जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन के आंसर में लिख पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप ये स्लाइड पे ध्यान दीजिए, ये हमारा आउटर कवरिंग है, जिसको हम लोग फ्रेम या योक कहते हैं, ठीक है। कल एक्चुअली बहुत से बच्चों का ये कंप्लेन था कि थोड़ा सा वॉइस का इशू आप लोगों को आ रहा था। कोई बात नहीं, आज हम प्रयास करेंगे कि हम जोर जोर से बोलें, ताकि ये इशू आज के लेक्चर में आपको नहीं मिले, ठीक है। आइए देखते हैं, तो फ्रेम या योक। तो ये फ्रेम या योक क्या है, ठीक है। ये आप एक आउटर कवरिंग समझ लीजिए मशीन का। बना किस चीज़ का होता है, तो भाई ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट स्टील का ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो कास्ट स्टील का बना दीजिए, ठीक है। वैसे आयरन का भी होता है, इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक मेटल का बनाना है, आपको जो ठोस मेटल मिले उसका बना दीजिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी कैरी करने में मदद करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप देख पाएंगे तो ये पोल जो रहता है ना, हमारा पोल वो इसी पे रहता है एक्चुअली। पोल पोल हमारा सारा बना हुआ इसी पे रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा रोटर वगैरह होता है, आर्मेचर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स देख लीजिए कि ये आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आउटर कवरिंग है तो इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ मशीन को प्रोवाइड करना ही है। वेयर एंड टियर से मशीन को बचाएगा, बाहरी किसी भी कंडीशन से, जैसे नॉर्मल क्लाइमेट का कंडीशन होता है, वेदर का कंडीशन होता है, उससे भी बचाएगा, ठीक है। अंदर मशीन के पार्ट्स को डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो इस पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं, इस पे जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि फ्लक्स जनरेट हो, ठीक है। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये पोल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। और देखिए, और इसका काम क्या है, अभी मैंने बताया कि ये पोल को भी होल्ड करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मटेरियल देख लीजिए, तो भाई छोटे मशीन के लिए खर्चा कम करना है तो कास्ट आयरन का बना लीजिए। अगर मशीन बड़ा है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे, तो इसमें आप कास्ट स्टील का बना लीजिए, आपकी मर्जी है। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उसका बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम चलते हैं। हाँ, ये है हमारा पोल। इसको बनाने में मुझे खासा मेहनत करना पड़ा है, खैर देखते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए एक 3D फिगर बनाया है, ठीक है। आप कॉपी में ऐसा ही बनाएंगे, तो एग्ज़ाम में भी अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा पोल है। आप पोल का दो पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा पोल शू होता है, ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा पोल शू है, ठीक है। ये हमारा पोल कोर है जिस पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। पोल कोर पे हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। वायर से हम लोग वाइंडिंग कर सकते हैं। वाइंडिंग करना भी हम लोग सीखेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक। उसके बाद आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए, पोल के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए, पोल का रिलक्टेंस लो होना चाहिए। रिलक्टेंस क्या है, तो देखिए, रिलक्टेंस के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में रेसिस्टेंट जो है उसको रेसिस्ट करता है, यानी कि प्रतिरोध करता है, विरोध करता है ना करंट का।
उसी तरह से यहाँ पे करंट नहीं फ्लक्स होता है। यहाँ पे हम लोग फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक सर्किट में जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स को पास करने में जो रुकावट पैदा करता है उस चीज को कहते हैं रिलक्टेंस। जैसे वहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रिलक्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंट कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। वैसे ही यहाँ पे रिलक्टेंस कम होगा तो ज़्यादा अच्छे से फ्लक्स फ्लो करेगा। अच्छा, तो मटेरियल इसमें कौन सा होना चाहिए? मटेरियल इसमें सिलिकॉन स्टील होना चाहिए। सबसे लोवेस्ट रिलक्टेंस मटेरियल वही होता है। आगे चलिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी ये फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जरा हम देख लेते हैं फील्ड वाइंडिंग। देखिए, फील्ड वाइंडिंग क्या है? एक ऐसा वाइंडिंग जो हम पोल के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लें एक्चुअली, एक मिनट, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो आपका स्लॉट है ना, पोल है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा पोल है, ठीक है, पोल है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और फिर ये अगेन नॉर्थ पोल है। ये किस चीज़ का है भाई? तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग का है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का जो हमारा पोल कोर है ना, हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। अब हम कैसे समझ पाएंगे कि किसको नॉर्थ पोल बनाना है, किसको साउथ पोल बनाना है? क्योंकि आपको क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग के जरिए पोल को जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक है। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि भाई नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट होगा, देन साउथ पोल कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग फ्लेमिंग सर का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे तो फ्लेमिंग साहब क्या कहते हैं कि आप अगर क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन, सॉरी मैं राइट हैंड का इस्तेमाल कर लूँ, अगर आप क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर मैं सीधे तौर पे बताऊं तो आपका जो मशीन है ना, उसमें वाइंडिंग का डायरेक्शन अगर इधर है तो फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा, और जिस तरफ से फ्लक्स निकल के आता है उसको हम लोग क्या देते हैं, कौन सा? नॉर्थ पोल, ठीक है। अभी मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ आपको थोड़ी अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। एक मिनट, मुझे इरेजर लेने दीजिए, मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेट है। मैग्नेट यानी कि पोल कोर, पोल शू, बेसिकली पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल, ठीक है। अभी जो हमने पोल पढ़ा वही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, बियरिंग वगैरह भी होगा, ठीक है। और हम इसमें क्या देंगे, करंट देंगे, देंगे ना भाई। इसमें हम लोग करंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग करंट देते हैं। अब जैसे ही इसमें हम लोग करंट देंगे, ऑब्वियसली इसमें भी तो हम लोग करंट देंगे अलग से, इसको भी तो एक्साइट करेंगे, तभी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब ये परमानेंट मैग्नेट थोड़ी ना है कि ये मैग्नेट ही रहेगा। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वाइंडिंग करेंगे। अब देख लीजिए, अब हम वाइंडिंग का डायरेक्शन कैसे रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। इस तरह से रख रहे हैं, इस तरह से रख रहे हैं, ठीक है। वाइंडिंग का डायरेक्शन इस तरह से है तो फ्लक्स किधर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंड से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ले रहा है तो वाइंडिंग का, सॉरी, फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, सॉरी अंदर की ओर। हाँ, चूंकि इधर से हम लोग ले रहे हैं ना, इधर से हम लोग इसमें लिए तो फिर हम लोग इसमें भी इधर से ही लेंगे, तो फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जिसमें होगा तो नॉर्थ से हम जानते हैं कि फ्लक्स निकलता है और साउथ की ओर जाता है, ठीक है। फ्लक्स नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, और वहीं वाइस वर्सा, मतलब उसी सेम सिनेरियो में साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो अब आप यहाँ पे मोटर के केस में चलना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, जनरेटर के केस में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है।
तो फिलहाल हम लोग जनरेटर पर हैं तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख लीजिए कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि ये भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ये इधर की ओर है, तो ये क्या किस ओर होगा, बाहर की ओर होगा। मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, एक मिनट, इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो बाहर की ओर लगेगा यानी कि हमारे साइड, और इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो यानी कि अंदर की ओर यानी कि आपके फ़ोन की ओर। ठीक है, और इस साइड आपकी ओर। ठीक है, आप फ़ोन या पीसी जिसमें भी देख रहे हो। तो आई थिंक इससे फील्ड वाइंडिंग थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आर्मेचर कोर के बारे में। अब आर्मेचर कोर कैसा होता है भाई, तो आर्मेचर कोर बेसिकली एक आर्मेचर कोर का मेरे पास वो भी होगा, फिगर भी होगा, मैं फिगर आपको दिखा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है, पहले फिगर देखना तो आइए दिखा देते हैं। ये एक आर्मेचर कोर का फिगर मैंने ड्रॉ किया था एक्चुअली में, मैं इसको वहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमारा ये क्या है, ये एक आर्मेचर कोर है। ठीक है, आर्मेचर क्या है, तो भाई रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन। क्या है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन, मशीन का रोटेटिंग पार्ट है। अभी तक हमने जिसके बारे में भी पढ़ा वो सारा स्टेशनरी पार्ट है। स्टेशनरी पार्ट क्या होता है, या स्टैटिक पार्ट जो भी कह लीजिए, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो रुका हुआ रहता है। रोटेटिंग पार्ट कौन सा होता है, जो रोटेट करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो आगे चलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ए स्टैक ऑफ सिलिकॉन स्टील बाय स्टैम्पिंग। इसका क्या मतलब है भाई, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब जो है ना, इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं ना, इस पर हम लोग वाइंडिंग करेंगे आगे, इस पर हम लोग वाइंडिंग करेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से हम लोग वाइंडिंग करेंगे। तो ये वाइंडिंग में क्या है कि हम लोग इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, करेंगे ना। तो बेसिकली जब हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये फ्लक्स को कैरी करना चाहिए ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करे तो ऐसा मटेरियल का यूज करेंगे जिसका रिलक्टेंस बहुत ही लो होगा। और ऐसा मटेरियल कौन सा है, तो सबसे बेस्ट मटेरियल इसके लिए है सिलिकॉन स्टील। तो हम लोग सिलिकॉन स्टील के छोटे छोटे स्टैक यानी कि सीट्स को हम लोग स्टैक मतलब एक साथ जमा के उसका उसका स्टैंपिंग कर देंगे। स्टैंपिंग कैसे करते हैं, नट और बोल्ट की सहायता से उसको एक कर देंगे, यानी कि छोटा छोटा पतला पतला सीट ले लेंगे, उसको एक साथ जमा के इसका स्टैक बना लेंगे और उसमें स्टैंपिंग कर देंगे। इसका मतलब यही है। और एक चीज़ क्या होना चाहिए कि ये लेमिनेटेड होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, तो ईडी करंट के लॉस को कम करने के लिए। ईडी करंट लॉस क्या होता है हम लोग आगे ट्रांसफार्मर में भी देखेंगे, अभी के लिए आप ऐसे ही ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अभी अगर ईडी करंट के बारे में बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि खाली जगह में ईडी करंट लॉस होता है, तो उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए जो है ना, एक स्टैक से दूसरे स्टैक के बीच में खाली जगह ना रह जाए, इसलिए हम लोग वो लेमिनेशन कर देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग इस पे जो ग्रोव्स बना हुआ है इसको हम लोग ग्रोव्स या स्लॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रोव्स या स्लॉट में ही तो वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग को कैरी कौन सा पार्ट करता है, तो वो तो कैरी करेगा ना हमारा आर्मेचर। ठीक है, तो वाइंडिंग को कैरी हमारा आर्मेचर करेगा। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सारा हो गया। इट हैज़ नंबर ऑफ ग्रोव्स एंड स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है। आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग आप जानते हैं, वाइंडिंग क्या है, किसी लेमिनेटेड वायर को, कॉपर वायर मोस्ट प्रॉब्लम, कॉपर वायर को लीजिए और उससे क्या कीजिए कि उसको घुमा के मतलब लपेट दीजिए, उसी चीज़ को हम लोग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरे माइक का वायर है और मैं अगर इससे वाइंडिंग करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको लूँगा और इस तरह से इसको लपेट दूंगा, तो हो गया इसका वाइंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो वाइंडिंग इस तरह से करते हैं। और कितने तरह के वाइंडिंग कर सकते हैं, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। अलग अलग वाइंडिंग क्यों भाई, तो देखिए लैप वाइंडिंग के अलग फ़ायदे हैं और वेव वाइंडिंग के अपने फ़ायदे हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है,
तो अगर आप कहेंगे तो खैर हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए लैप वाइंडिंग जो करते हैं ना, वो लो पोटेंशियल यानी कि लो वोल्टेज के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? लो वोल्टेज। देखिए पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है, पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज के लिए। अच्छा एक चीज आप रिलेट कर सकते हैं, अगर वोल्टेज लो है तो करंट कैसा होगा? करंट भी तो हाई होगा, क्योंकि पावर को कांस्टेंट रखना है। ये चीज आप समझ गए कि देखिए अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। देखिए पावर हमेशा कांस्टेंट रहना है। अगर हमको वोल्टेज लो रखना है तो करंट को तो हाई करना पड़ेगा ना, पावर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। वेव बाइंडिंग को क्यों करते हैं भाई? ये लो वोल्टेज के लिए करते हैं, तो ये ऑब्वियसली हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं ना? अच्छा एक चीज़ और आप इससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें चूंकि वोल्टेज लो है और करंट हाई है, तो लैप वाइंडिंग में हम वायर कैसा इस्तेमाल करेंगे? हाई करंट में कैसा वायर इस्तेमाल करते हैं? मोटा वायर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग थिक वायर इस्तेमाल करेंगे, थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा इसमें कैसा वायर इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें हम लोग थिन वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लो करंट होता है वहाँ पे पतला वायर, जहाँ पे हाई करंट होता है वहाँ पे मोटा वायर। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसके पीछे का कारण भी आपको बता देता हूँ। अगर आप कहेंगे, देखिए बाद में आप ही कहते हैं कि लेक्चर लंबा हो जाता है। ओके, ये फॉर्मूला है रेसिस्टेंट का। ठीक है, अब आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे? अभी कंडक्टेंस को हम लोग जी से दिखाते हैं, वो 1 बाय रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, रेसिस्टेंट का उल्टा, तो ये सारे फॉर्मूलेज को आप उल्टा कर दीजिए तो वही हो जाएगा आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे रो। ठीक है, तो देखिए कंडक्टेंस ज़्यादा होता है ना, करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा फ्लो करने के लिए हमें कंडक्टेंस ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, लो रेसिस्टेंट रखना होता है। लो रेसिस्टेंट यानी कि हाई कंडक्टेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हाई कंडक्टेंस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंडक्टेंस उतना ज़्यादा, रेसिस्टेंट उतना कम और करंट उतना ज़्यादा। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे अब क्या देखना है? अच्छा आगे हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये क्या है? तो भाई ये आपको पता है कि ये आर्मेचर है, आर्मेचर है ना। हमने क्या किया आपके लिए, ये नॉर्थ साउथ अभी के लिए आप मत कंसिडर कीजिए। ये नॉर्थ साउथ एक्चुअली गलती से मैंने दे दिया था, इसको हम डिलीट भी कर देते हैं। इसमें नॉर्थ साउथ थोड़ी ना होता है, तो हम क्यों दें नॉर्थ साउथ? ठीक है, अभी आप ऐसे देख लीजिए। देखिए इसको हम लोग काट के आपको वाइंडिंग सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग करते कैसे हैं ये चीज़ आप सीख लीजिए। ठीक है, तब ना दो तरह का वाइंडिंग कीजिएगा, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, जो भी वाइंडिंग आपको करना है आप कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग इसको काट देते हैं, इस तरह से काट के ऐसे फैला देते हैं। तो फैलाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ना, देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि इसी पे वाइंडिंग करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से वाइंडिंग देना शुरू करेंगे और ऐसे इसमें लपेट के फिर वाइंडिंग करेंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे इसमें लपेट के वाइंडिंग करेंगे। क्या ऐसा ही करते हैं ना? आगे आइए। पीडीएफ के लिए जो है ना, हम आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ये सारा स्लाइड जो है हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आगे आइए। लैप वाइंडिंग क्या है भाई? लैप वाइंडिंग में देखिए इसी तरह से ये गया, पहले पोल में गया, ठीक है, पहले स्लॉट्स में गया और ये गया, इसका एंड पॉइंट जो है, मतलब पहले स्लॉट्स का एंड पॉइंट जो है दूसरे स्लॉट्स का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। कलम का सॉरी कलर चेंज कर लें, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए ये गया यहाँ से गया, इसका एंड पॉइंट जो है ना, एंड पॉइंट क्या है? ये एंड पॉइंट। ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ओके, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? तो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये आया, तो आया तो इसका देखिए ये इसका एंड पॉइंट हो गया, अब दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। यानी कि
एक कॉइल का एंड पॉइंट, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट। इसको हम लोग पैरेलल वाइंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि नॉर्थ से जो सारा कलेक्ट होता है उसको हम नॉर्थ में जोड़ देते हैं। अभी आपको जब हम आगे वाला यानी कि वेव बाइंडिंग दिखाएंगे, आप समझ चुके हैं ना, लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज के लिए होता है। लो वोल्टेज के लिए क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसमें एक फार्मूला यूज होता है, वो भी देख लीजिए, A इज इक्वल्स टू पी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर यहाँ पे पैरेलल पार्ट, PARN, पैरेलल पाथ, ठीक है। और P फॉर नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ, ठीक है, पोल। तो A इज इक्वल्स टू पी होता है, मतलब जितना पैरेलल पार्ट उतना पोल्स, ठीक है। अब पैरेलल पाथ जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, यानी कि इसमें पोल को हम बढ़ा देंगे, पैरेलल पाथ बढ़ जाएगा, और पैरेलल पाथ बढ़ जाएगा करंट बढ़ जाएगा, यानी कि इसे हाई करंट के लिए यूज करते हैं। तो हाई करंट जहाँ पे होगा वहाँ पे वोल्टेज कैसा होगा? लो वोल्टेज होगा ना भाई। आप इस तरह से याद रखिए, L फॉर लो एंड P फॉर पोटेंशियल, L फॉर लो एंड P फॉर पोटेंशियल, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद रखा है, क्योंकि आप इसमें बहुत आगे तक कंफ्यूज रहोगे, मुझे पता है। अभी आप छोड़िए, आप बहुत आगे तक इसमें कंफ्यूज रहने वाले हो, बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रिक से ही याद रख सकते हैं, L फॉर लो, P फॉर पोटेंशियल। लो पोटेंशियल यानी कि करंट कैसा? हाई, और उसमें हम लोग हाई पोटेंशियल और लो करंट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, वेव वाइंडिंग में हम लोग क्या करेंगे? वेव वाइंडिंग में हम लोग इसका ठीक विपरीत करेंगे, इसको हम लोग सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। और सीरीज में वाइंडिंग कर दीजिएगा, सीरीज में जब बैटरी को हम लोग कनेक्ट करते थे तो क्या होता था? पोटेंशियल बढ़ जाता था। पैरेलल में करते थे तो करंट बढ़ जाता था। वहाँ पे हम लोग पैरेलल में किए तो करंट बढ़ गया, यहाँ पे हम लोग सीरीज में करेंगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी A इज इक्वल्स टू पी मत लिख दीजिएगा भाई, गलत हो जाएगा। यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 2 होता है, फिक्स है, ठीक है। A इज इक्वल्स टू 2 होता है। और सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे अब आप कम्यूटेटर के बारे में देख लीजिए। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन। देखिए, अब तो रोटेटिंग पार्ट ही सारा आएगा ना, क्योंकि एक बार हमने स्टेशनरी पार्ट, बाहरी पार्ट कवर कर लिया ना। बाहरी पार्ट तो पोल तक ही रहता है ना, पोल खत्म तो सारा रोटेटिंग पार्ट हो जाता है, ठीक है। इन डीसी जनरेटर कम्यूटेटर वर्क्स एज मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर क्या होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, रेक्टिफायर जो होता है ना, रेक्टिफायर, मान लीजिए कि ये एक रेक्टिफायर है, ये एक रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टिफायर में यदि आप, ठीक है, AC करंट दोगे ना तो ये आपको DC करंट देगा। रेक्टिफायर क्या करता है? AC करंट को DC करंट। रेक्टिफायर क्या होता है भाई? ये डायोड होता है और कुछ नहीं होता है। ये इस तरह का डायोड आपने पढ़ा होगा, ये डायोड होता है। अच्छा, डायोड में जब आप करंट प्रोवाइड करते हो, मतलब करंट इसमें आपको प्रोवाइड करना है, तो क्या होता है कि ये एक ही डायरेक्शन से करंट का फ्लो होने देता है, इधर से तो करंट को रोक देता है ना। तो ये हमको क्या करता है? एक ही डायरेक्शन से, और एक ही डायरेक्शन से करंट कब फ्लो होता है? सिर्फ AC करंट ही ऐसा होता है। अगर DC करंट ही ऐसा होता है। अगर AC करंट को देखेंगे तो ये पहले प्लस में जाता है, फिर माइनस में जाता है, फिर कुछ दूर प्लस में जाता है, फिर माइनस में जाता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल होने नहीं देता है, इसीलिए ये AC को हमको DC में बदल के दे देता है। वेयर एज अगर हम दूसरे केस में बात करें, यानी कि मोटर के केस में बात करें, तो ये इन्वर्टर के लिए काम करता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जनरेटर से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में हमें लेना होता है, और कैसा एनर्जी लेना होता है भाई? DC एनर्जी। क्योंकि जनरेटर अगर DC जनरेटर है और दे दिया AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, फिर हम उसके लिए AC जनरेटर का यूज करेंगे या AC ऑल्टरनेटर का यूज करेंगे। लेकिन जब हम DC जनरेटर का यूज करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिले DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरेट तो AC एनर्जी होता है, उसको हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से DC में बदल लेते हैं। सेम मोटर में होता है। मोटर में हमको DC देना होता है, क्योंकि मोटर DC है, और DC मोटर में हम AC इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से लाएंगे देने के लिए? हम DC मोटर तो खरीद के ही लाए हैं कि भाई उसका एप्लीकेशन DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हो। तो DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं, तो वो क्या करता है? उसको कम्यूटेटर की सहायता से AC में चेंज करता है और AC अपना काम कर लेता है, ठीक है।
ये हमारा कम्यूटेटर होता है, ये बेसिकली कुछ नहीं करंट को कैरी करता है और कुछ इसका काम नहीं है। ठीक है, आगे एक कम्यूटेशन पार्ट ही आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि पार्ट्स का इंट्रो है ताकि आप पार्ट्स को समझ लें। अब कार्बन ब्रश के बारे में जान लीजिए। कार्बन ब्रश क्या है? तो कार्बन ब्रश स्टेशनरी पार्ट है, ये नहीं घूमता है। ठीक है, कम्यूटेटर के हमेशा कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर होता है शेप में रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा? कार्बन, ग्रेफाइट, कॉपर और मेटल ग्रेफाइट। इसके बारे में सिर्फ एक बात जानिए, कार्बन ब्रश में मटेरियल कैसा होना चाहिए? भाई कार्बन ब्रश हमेशा चिपक के रहता है। ठीक है, और सब कुछ घूमते रहता है, ये वहाँ पे स्टेशनरी है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रिक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये होता है। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानना था। ये सारा मटेरियल का थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बियरिंग के बारे में देख लीजिए। अरे बियरिंग तो आप सब ने देखा होगा, आपके साइकिल में होता है, आपके बाइक के रोटेटिंग पार्ट में होता है। तो बियरिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें हम लोग दो बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक बॉल बेयरिंग, एक रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग फॉर स्मॉल मशीन एंड रोलर बेयरिंग फॉर लार्ज मशीन। ये वाला जो देख रहे हैं ये एक बेयरिंग का फिगर है। ये बीच में ये सारा बॉल है, ये क्या है? बॉल है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब देख लेते हैं एयर गैप के बारे में, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एयर गैप कोई पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने पार्ट्स में मेंशन भी नहीं किया। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एयर गैप जितना कम होगा रिलक्टेंस उतना कम होगा, रिलक्टेंस जितना कम होगा फ्लक्स उतना अच्छा से पास करेगा, और फ्लक्स को अच्छे से पास करना ही मशीन के लिए ज़रूरी है, तभी मशीन का एफिशिएंसी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस एयर गैप को जितना कम रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, मशीन उतना अच्छा है। लेकिन एयर गैप को कितना कम रखा जाए? बहुत कम रख देंगे तो फिर इसमें सटने का डर रहेगा, इसमें चिपक जाएगा, तो फिर आइसोलेशन नहीं होगा। और यहाँ का वाइंडिंग यहाँ के वाइंडिंग के साथ अगर आइसोलेशन नहीं होगा तो करंट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर फ्लक्स बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो आइसोलेशन भी रखना है। ठीक है, देखिए बहुत कम एयर गैप रहने से क्या होता है ना कि एयर भी आयनाइज हो जाता है। इसके आसपास जो एयर होगा वो भी आयनाइज होकर कंडक्शन करने लग जाएगा, और ये अगर कंडक्ट कर देगा तो भाई आइसोलेशन कैसा? इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग से करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो फिर सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो एयर गैप रखना भी जरूरी है, लेकिन कम भी रखना है, क्योंकि रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। रिलक्टेंस ज़्यादा मतलब मशीन का एफिशिएंसी खराब, सारा काम खराब। तो इसको हम लोग 0.1 mm से 6 mm तक रखते हैं। 0.1 फॉर मिनिमम, एकदम छोटा मशीन है तो 0.1 mm, और बड़ा मशीन है तो 6 mm। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, लेक्चर्स को अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।